कहानी अभी बाकी है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ बहुत ही खास टॉपिक्स जैसे कि फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, जैसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे बहुत सारे खास टॉपिक्स इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा वीडियो और आखिरी वीडियो भी। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं जो भी बाकी के बच गए थे पिछले वीडियो में। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो पूरे वीडियो को देखो और कॉन्सेप्ट्स को करो क्रिस्टल क्लियर। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम पहले टॉपिक से, जो कि है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो कि आसपास हैं, so two current carrying conductors placed near each other will exert force on each other। मतलब अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आसपास हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हैरानी हो रही है कि ऐसा क्यों होगा, बट हैरानी होने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है वो सारे क्यों के जवाब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। बाय द वे, आपने पार्ट 1 देखा है कि नहीं? अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, जाके उस वीडियो को जरूर देखो, तो ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल पॉइंट पे आते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आसपास हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब हमने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। करेक्ट। अब हमने एक चीज और सीखी थी कि यार अगर कोई भी एक दूसरा कंडक्टर है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे है, यानी कि इस कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की वो इस कंडक्टर के लिए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, राइट। तो यानी कि ये कंडक्टर ए ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर बी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। एग्री? बहुत सही। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर बी, चूंकि ये भी करंट कैरिंग है, इसमें मूविंग चार्जेस है, इसकी वजह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर ए के लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए पे क्या एक्सर्ट करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो कुल मिला के हमारी कहानी क्या है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक दूसरे के आसपास हैं, तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, चलो देखें। तो बच्चों, मान लो मेरे पास ये दो कंडक्टर्स हैं ए और बी, और ये दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। कंडक्टर ए के थ्रू आई ए करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर बी के थ्रू आई बी करंट फ्लो कर रहा है। मैंने इन दोनों को आसपास रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, अब क्या होगा? जो अभी अभी हमने सीखा उसके हिसाब से कि भैया ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो जो फोर्स ए बी पर एक्सर्ट करेगा उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? उसे हम लिखते हैं एफ बी ए सबस्क्रिप्ट पे। इसका मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। उसी तरीके से एफ ए बी का मतलब हुआ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है यहां तक? अब ये फोर्स होता कितना है? तो बेसिकली जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू एल। ठीक है, अब इसमें आई ए क्या है, आई बी क्या है, डी क्या है, हम सबको पता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एल कौन सी चीज़ है। तो बेसिकली जब भी हम कहते हैं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए, तो हम कहते हैं कि भैया ये कंडक्टर बी तो इतना लंबा सा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के कितने लेंथ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं। मान लो बड़ा सा कंडक्टर है, मैं कह रही हूँ कि उसके इतने से लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। सो दैट लेंथ, दैट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर बी इज एल। बात समझ आई?
तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों आसपास हैं, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। नाउ इंटरेस्टिंगली, अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप समझ सकते हो कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि देखो सारे वैल्यूज तो सेम है ना, आई ए, आई बी, डी, एल, सब चीज़ की वैल्यूज अगर सेम है तो ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस की वैल्यूज भी सेम होंगी, लेकिन फर्क सिर्फ होता है इनके डायरेक्शन में, राइट। सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ये एक दूसरे पर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। मतलब एक ने अगर इधर से मुक्का मारा तो दूसरा भी मुक्का मारेगा उतनी ही जोर से, बट उल्टी तरफ। ऐसा नहीं कि एक ने इधर से मुक्का मारा दूसरे ने उधर मार दिया, नहीं। सो दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड का मुक्का मारेंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इससे देखो क्या पता चला हमें, इससे हमें ये पता चला कि एफ ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑन बी ड्यू टू ए, यही पता चला। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? कौन सा बेसिक ऐसा लॉ है फिजिक्स का जिसको ये फॉलो कर रहा है? Every action has an equal and opposite reaction. Absolutely, Newton's third law of motion. तो हम देख रहे हैं कि अब ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसकी डेरिवेशन में हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट पे, लॉजिक पे। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक से इसकी डेरिवेशन देख सकते हो, तो देखोगे इसकी जो डेरिवेशन है ना, ये वही बायट-सैवर्ट लॉ, लॉरेंट्ज फोर्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट से आया है। सो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि ये जो बायट-सैवर्ट लॉ है, लॉरेंट्ज फोर्स है, ये सब कुछ इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम एक बात बताओ कि ये जो आपने बताया कि जो फोर्स हैं दोनों एफ बी ए और एफ ए बी, इनके डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इन फोर्स के डायरेक्शंस हैं क्या, राइट? तो चलो बच्चों अभी हम फोकस करेंगे इस फोर्स के डायरेक्शन पर, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें समझ आ गया कि भाई चाहे एफ बी ए हो या फिर एफ ए बी हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू एल। तो अब समझेंगे कि इनका डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लो ये दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम केस कंसिडर करेंगे पैरेलल करंट्स का, यानी कि इन दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज ये कंडक्टर ए है, लेट अस सपोज ये कंडक्टर बी है। इसमें आई ए फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, इसमें आई बी फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो इसके आई ए फ्लो करने की वजह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यूं, राइट। अगर करंट जो है ये थंब दिखा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे ये कर्ल्ड फिंगर्स दिखा रहे हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। उसी तरह जो कंडक्टर बी है उसमें करंट जा रहा है यूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस तरीके से, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में होंगी। ये बात सबको समझ में आती है। अब चलो फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स का डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम अपने राइट हैंड के इन चारों फिंगर्स को लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे। उस केस में थंब जो है ये मुझे फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो हमने ये राइट हैंड रूल ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। और लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? करंट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लेट्स से कि अगर मुझे कंडक्टर बी पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बी के लिए करंट क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर ही लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मतलब आप अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ ले जाओगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करोगे। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो कंडक्टर बी पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? जिस मैग्नेटिक फील्ड को ए ने प्रोड्यूस किया है। कहानी हमारी वैसी ही थी। तो ए का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका डायरेक्शन यूं था, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट। और लेंथ वेक्टर ऊपर है, तो लेंथ वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है। तो मेरे फिंगर्स कैसे कर्ल होंगे? ऐसे ऊपर से आगे की तरफ, यूं कर्ल होंगे, ऊपर से आगे की तरफ, एल से बी की तरफ। तो मेरा जो थंब है वो इधर पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि एफ बी ए का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर?
अब बात करते हैं एफ ए बी के डायरेक्शन की, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो अब ए के केस में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है, तो मतलब मेरे चारों फिंगर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, कंडक्टर बी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही वाला मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कंडक्टर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यूं प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूं पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस केस में मेरा लेंथ वेक्टर ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पीछे आ रहा है। तो अगर मैं चारों फिंगर्स को ऊपर ले जाऊं तो आगे चला जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड आगे नहीं जा रहा है। अब ये फिंगर यूं तो पीछे नहीं हो सकेंगे, यानी कि मुझे इन चारों फिंगर्स को ऐसे ऊपर लेके जाना होगा एंड देन इधर कर्ल करना पड़ेगा, राइट। लेंथ वेक्टर फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस केस में मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो यानी कि एफ ए बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा, एफ बी ए का डायरेक्शन इधर था, एफ ए बी का डायरेक्शन इधर था। हो गई मिस्ट्री सॉल्व। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं एफ ऑन ए ड्यू टू बी एंड एफ ऑन बी ड्यू टू ए, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं। अब साथ ही साथ यहां पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करते हैं। ये जो अभी हमने सिनेरियो डिस्कस किया, दिस वाज फॉर पैरेलल करंट्स, मतलब जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सो पैरेलल करंट्स के केस में फोर्स एक दूसरे की तरफ लगता है, एक दूसरे की तरफ फोर्स है। मतलब देखो ये दोनों कंडक्टर है, इसके तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इसको इधर खींच रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसको इधर खींच रहा है। तो मतलब बेसिकली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मतलब इस केस में पैरेलल करंट्स जो हैं दे गेट अट्रैक्टेड, ठीक है। लेकिन वही अगर हम एंटी पैरेलल करंट्स की बात करें, मतलब एक कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरे में नीचे की तरफ आ रहा है, उस केस में अगर आप सिमिलरली राइट हैंड रूल लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, वो एक दूसरे के पास लेके नहीं आ रहे हैं। देखना है, चलो देखते हैं। मेरे साथ साथ खुद भी इनको करते रहो, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एंटी पैरेलल करंट्स की, ठीक है। यानी कि ये कंडक्टर ए है जिसमें आई ए करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट होगा। ये कंडक्टर बी है जिसमें आई बी नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ क्रिएट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एफ बी ड्यू टू ए, एफ बी ए का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो एफ बी ए के लिए करंट नीचे की तरफ है, यानी कि जो लेंथ वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अब इसका हम निकाल रहे हैं फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इसने जो प्रोड्यूस किया होगा वो ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अब इसने मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस किया, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और लेंथ वेक्टर नीचे की तरफ है। तो हम लोग अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो नीचे की तरफ यूं लेके जाएंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, तो ऐसे करेंगे फोल्ड। तो देखो थंब मेरा किधर जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है, यानी कि एफ बी ए का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ ए बी की, ठीक है। तो एफ ए बी के केस में यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इसने मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस किया है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो मतलब मैं अपने फिंगर्स को पहले ऊपर की तरफ ले जाऊंगी फिर आगे की तरफ ऐसे रोल करूंगी, राइट। तो देखो थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो एफ ए बी का डायरेक्शन इधर है। तो एंटी पैरेलल करंट्स के केस में हमने क्या देखा कि एफ बी ए इधर है, एफ ए बी इधर है, मतलब दोनों एक दूर से दूर चले जाएंगे, एब्सोल्युटली। तो मतलब यहां हमने ये सीखा कि अगर पैरेलल करंट्स हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे, अगर एंटी पैरेलल करंट्स हैं तो वो रिपेल हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग है। वहां पर क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ पर पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद किसी भी बच्चे के दिमाग में जरा सा भी इतना सा भी डाउट नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों होता है, फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते कैसे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने घर पे इसको खुद से अपने राइट हैंड से करके ट्राई करके समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। सो बाय नाउ वी ऑल नो एम्पियर क्या है। एम्पियर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ करंट। हम करंट को मेजर करते हैं, बट 1 एम्पियर एग्जैक्टली कितना होता है वो ये वाला कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है।
देखो हम कैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length। बहुत लंबा सा डेफिनेशन था बट है बहुत सिंपल। अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर कभी भी हमारे पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 1 मीटर, ठीक है। तो हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से ये फोर्स कितना होता है दोनों कंडक्टर के बीच में, म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई डी इंटू एल, यही होता है एज पर डेफिनेशन। और उसमें भी मैंने यहाँ क्या मान लिया कि डी जो है यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। यहाँ हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हम एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में आई ए और आई बी यानी कि जो भी करंट इन दोनों से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 1 है, 1 एम्पियर है, क्योंकि उसी को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो वैसे केस में ये आई ए आई बी 1 हो जाएगा, नीचे डी बी 1 हो जाएगा। सो म्यू नॉट बाई 2 पाई जो है इंटू एल, एल जो क्या होगा, एल बी जो है उसको भी हम पर मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहीं से ये वाला डेफिनेशन आया है। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट वो वाला करंट है जो दो कंडक्टर जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है उनके बीच उनमें फ्लो करता है, जब उन दोनों के बीच का जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। देखो यहां से आ रहा है ना कि जब फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर हो और जब इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तब इन दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है दैट करंट इज 1 एम्पियर। हाँ, तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अगर हमारे पास कोई ऐसा रेक्टेंगुलर लूप हो जैसे कि ये मेरे हाथ में है और ये रेक्टेंगुलर लूप अगर एक करंट कैरी कर रहा है, मतलब अगर इसके थ्रू ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है यूं, ठीक है, इस कॉइल के थ्रू, और इस लूप को अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूं तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या है, टॉर्क क्या है बेसिकली, रोटेशनल फोर्स, मतलब एक तरीके से रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स जो इसे रोटेट कराएगा। मतलब अगर हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगुलर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये यूं 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 रोटेट करने लगेगा। वाह जादू, ऐसे कैसे रोटेट करेगा, चलो समझते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस खाली इसको ध्यान से देखते रहो और मेरे डेमोन्स्ट्रेशन को समझते रहो। मान लो कि ये मेरा एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है यूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आ गया। लेट्स से नॉर्थ से साउथ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे कि इसके जो चारों आर्म्स है ना, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके जो चारों जो साइड्स हैं इन पे फोर्स कैसे लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से ये जो लूप है दिस इज लाइक कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो चारों जो इसके आर्म्स हैं दे आर ऑल बिहेविंग लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे ये देखना है कि इन चारों आर्म्स पे कितना फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो चलो देखते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। अभी सिर्फ आप फोकस करो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। बात करते हैं इस वाले आर्म की, ठीक है, इस आर्म की बात करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, हमारे चारों फिंगर्स लेंथ वेक्टर की तरफ जाएंगे ऐसे, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल हो जाएंगे ऐसे। देखो ऐसे ही जाएगा ना, पहले करंट की तरफ या लेंथ वेक्टर की तरफ, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल हो गए यूं यूं,
राइट। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इस वाले आर्म पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इधर से इसको ऊपर की तरफ कोई पुश करेगा, ठीक है। बात करते हैं इधर वाले आर्म की। यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके लिए भी इधर ही है, इस तरफ। तो फिंगर्स का क्या होगा, ये फिंगर्स पहले करंट की तरफ जाएंगे यानी कि लेंथ वेक्टर की तरफ जाएंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोल कर जाएंगे, ऐसे यूं रोल करेंगे, राइट। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, राइट। इसका मतलब इस वाले आर्म पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, इस वाले आर्म पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है। अब बाकी रहे ये वाले दो, इन दो के साथ क्या हो रहा है यार, इन दो के साथ कुछ और ही हो रहा है। देखो इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। अब करंट भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो क्या होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स जीरो होगा, लड्डू होगा। क्यों, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे जीरो हो गया ना, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री है, तो फोर्स जीरो हो गया। और वही सिचुएशन इधर भी हो गई। तो मतलब ये दोनों तो जो है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो जीरो है, ठीक है। तो बचा क्या, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इधर जो फोर्स लग रहा है वो इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये रोटेट हो रहा है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्क। जब दो फोर्सेस लगे लेकिन नॉट ऑन द सेम लाइंस, यहां पे देखो लाइन ऑफ फोर्स सेम नहीं है, एक फोर्स इस लाइन पे लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस लाइन पे लग रहा है। अगर यही दोनों फोर्स एक ही तरफ लगता, जैसे ये इधर से अगर ऊपर से एक फोर्स लगता और नीचे से भी एक फोर्स लगता, बराबर फोर्स, तो क्या होता, ये मूव ही नहीं करता। ऊपर वाला फोर्स नीचे धक्का मारता, नीचे वाला फोर्स ऊपर धक्का मारता, तो वो मूव ही नहीं करता। बट यहाँ क्या हुआ, चूंकि लाइंस ऑफ फोर्स अलग थे, इधर वाला फोर्स उसको ऊपर धक्का मार रहा है और इधर वाला फोर्स इसको नीचे धक्का मार रहा है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, इधर वाला साइड ऊपर जा रहा है और इधर वाला साइड नीचे आ रहा है, ये ऊपर ये नीचे, और ऐसे करके ये रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। तो लॉजिक सबको समझ आया कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो उसमें टॉर्क एक्ट करता है। अब कई सारे सवाल दिमाग में आ रहे होंगे कि भैया टॉर्क एग्जैक्टली हम मेजर कैसे करेंगे, टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलो इस पूरी कहानी को अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो चलो मैथमेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं केस 1, ठीक है। केस 1 बोले तो यहाँ पर हमने लूप को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है सच दैट जो मैग्नेटिक फील्ड B है दैट इज इन प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। मतलब कि देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है उसी प्लेन पे इस लूप को रखा गया है, ठीक है। अब अगर इस लूप पे फोकस करो तो AB, BC, CD और फिर DA, इसके 4 आर्म्स हैं, राइट। तो अब हम इसके इन चारों आर्म्स के ऊपर अलग अलग से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फोर्स ऑन AD जो है दैट इज इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं फोर्स ऑन BC जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते किसकी बात कर रहे हैं हम, देखो AD ये वाला विंग हो गया, दिस इज AD, दिस इज BC। अब AD और BC के अबाउट अगर फोकस करोगे तो देखो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि करंट का देखो डायरेक्शन यूं है ना, करेक्ट। तो अगर लेंथ को देखो, राइट, वो रिमेंबर वो वाला प्रिंसिपल विच सेज फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, यानी कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स इज ILB साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका लेंथ का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक। उसी तरह AD के केस में भी लेंथ का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है, राइट, क्योंकि दोनों सेम ही प्लेन में है और चूंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स 0 हो जाएगा एंड दैट इज द रीजन ये दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब बचा फोर्स ऑन AB। अब अगर मैं AB की बात करूं, सो दिस इज आवर AB। तो अब अगर मैं AB की बात करूं तो AB में देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही लेंथ वेक्टर होता है, यानी कि लेंथ वेक्टर इधर है,
करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में क्या एंगल है अगर हम देखें, सो यहां पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो है दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई एल क्रॉस बी दैट इज एल बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा अब देखो एल जो है दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, करेक्ट, ये वाला। अब यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, यहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि लेट्स से कि ये जो लेंथ है ना दैट इज एल, और जो ये विड्थ है दैट इज बी। सो इन दैट केस ए बी और सी डी, यहां पर मान लो लेट्स से हमने बी मान रखा है, ए बी और सी डी का जो लेंथ है दैट इज बी, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, और बी सी और ए डी का जो लेंथ है दैट इज गिवन एज ए। ठीक है, तो L की जो वैल्यू यहां पर है दैट इज एक्चुअली स्मॉल b इंटू कैपिटल B साइन 90 इज 1। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए बी, तो इसको हम F1 कह देते हैं। ठीक इसी तरह लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट F2। तो अब हम F2 कैलकुलेट करेंगे ऑन CD। ठीक है, तो CD के पे फोकस करो, ये है CD। तो यहां देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, सो दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहां पर भी दोनों के बीच में एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये F2 क्या हो जाएगा, I इंटू एल क्रॉस बी, एल मतलब लेंथ, सो लेंथ देखो यहां पर हमें दिख रहा है कि CD की लेंथ कितनी है, B है, तो ये भी B हो जाएगा। सो आई बी कैपिटल B साइन थीटा दैट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बी बी। ठीक है, अब ये तो बच्चों मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया बड़ी आसानी से, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन में यहाँ बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। डायरेक्शन मुझे कौन बताएगा, डायरेक्शन मुझे हमेशा बताता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो चलो लगाओ राइट हैंड रूल। सबसे पहले बात करेंगे F1 की, यानी कि वापस जाएंगे इधर ए बी पर। ठीक है, तो ए बी पे देखो जो लेंथ जिस तरफ है और बी जिस तरफ है, लेंथ से बी की तरफ अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करो। ठीक है, मतलब पहले लेंथ की तरफ लेके जाओ चारों फिंगर्स को, फिर बी देखो किधर है, बी किधर है, राइट साइड की तरफ, तो अपने फिंगर्स को बी की तरफ घुमाओ, तो देखो तुम्हारा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसे करो जैसे इस पिक्चर में है। जैसे आई के ऊपर अपने चारों फिंगर्स लेके गए, बी की तरफ घुमाया, टर्न किया, तो देखो थंब तुम्हारा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, मतलब डाउन द प्लेन ऑफ दिस पेपर या स्क्रीन जो भी कह लो। अब उसी तरीके से F2 की बात करो। F2 के केस में जैसे जैसे मैं बता रही हूं आप खुद से करो तभी ये समझ में आएगा। अब F2 के केस में क्या करो, CD में देखो जिधर I का डायरेक्शन है उस तरफ अपने चारों फिंगर्स को लेके जाओ, लेके गए। अब देखो B जो है वो किधर है, राइट की तरफ है, तो उसको राइट की तरफ टर्न करो, चारों फिंगर्स को I की तरफ लेके आओ, फिर B की तरफ टर्न करो, और अब देखो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स। अब देखो नेट फोर्स ऐसे अगर हम देखें तो F1 और F2 इक्वल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो दैट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क एक्ट क्यों करता है, क्योंकि हो कुछ ऐसा रहा है, इट इज लाइक कि ये दो एंड्स हैं, ये जो रिंग है ना, मतलब ये जो कॉइल है, कॉइल के अगर किसी एक साइड को लोगे तो क्या देखोगे कि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, राइट। ये हमने पहले भी बहुत बार किया है कि एक रॉड है, उसके एक तरफ नीचे फोर्स लग रहा है, दूसरे तरफ ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये रॉड यूं 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 करके रोटेट करने लग जाएगा, ऐसे 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 करके इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी। और रोटेशन मतलब रोटेटिंग फोर्स क्या होता है, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो चलो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। सो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स जैसे कि मान लो F1 मल्टीप्लाइड बाई A/2, मतलब टॉर्क जो है वो हम एक पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क इंटू टॉर्क इज इक्वल टू F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू A/2। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी, F1 के जगह पे हम डाल सकते हैं IBB A/2, F2 के जगह पर भी हम डाल सकते हैं IBB A/2।
दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई बी कैपिटल बी ए। ठीक है, अब देखो a इंटू बी क्या हो जाएगा, मतलब ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है वो क्या है, इस रेक्टेंगुलर लूप के दोनों साइड्स हैं। तो यानी कि कोई भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर मान लो दिस इज a एंड दिस इज b, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू a इंटू बी। सो एरिया इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर भी ए बी के बदले में हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। सो कैपिटल ए इज एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया टॉर्क, जिसकी वजह से ये जो लूप है इट विल रोटेट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, अब इसी का हम केस 2 देखेंगे, क्योंकि यहां पर तो हमने क्या एज्यूम कर लिया था, स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के लूप में है। इसी एजम्पशन के साथ हमने शुरू किया था। केस 2 में हमारा एजम्पशन थोड़ा अलग है। यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट्स से जो लूप है that is aligned at some angle theta with respect to the magnetic field। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे ये कोई एक थीटा एंगल बना रहा है। मतलब यहां पर हमने चीजों को और ज्यादा जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या होगा। अब देखो यहां भी हम देखेंगे कि फोर्स ऑन एडी एंड बीसी, मतलब अगर हम बीसी की बात करें ये, और अगर हम आर्म एडी की बात करें इधर, सो इन दोनों के अबाउट जो फोर्सेस होंगे ना, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, मतलब इवन इफ ये थीटा एंगल बना रहा है बट स्टिल इनके अबाउट जो है द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट फोर्सेस ऑन एडी एंड बीसी, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। हमने देखा ही था पिछले स्लाइड में केस 1 में कि इनके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, और दूसरा इनके ऊपर जो नेट टॉर्क है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, क्योंकि इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है ना दैट इज अबाउट द सेम एक्सिस, तो टॉर्क भी नेट 0 है, फोर्स भी नेट 0 है। ओके, अब बात करते हैं फोर्स ऑन ए बी, जिसे लेट से हम डिनोट करते हैं F1 से। सो F1 क्या हो जाएगा, I इंटू एल क्रॉस बी, जिसे हम लिख सकते हैं आई एल क्या है, ये वाली जो लेंथ है दैट इज B। सो ये हो जाएगा B इंटू कैपिटल B साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा थीटा ही रहेगा। डायरेक्शन की बात करें तो अगेन यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, जिधर आई का डायरेक्शन है उधर चारों फिंगर्स को ले जाएंगे। उसके बाद जो बी की डायरेक्शन है उसके तरफ अगर मूव करेंगे तो मेरा थंब लगभग नीचे की तरफ दिखाएगा डायरेक्शन। सो इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन सी डी, जिसे मान लो हम डिनोट करते हैं F2 से। तो ये हो जाएगा I इंटू एल क्रॉस बी। सो दिस विल बी अगेन इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा। और यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन होगी। ठीक है, अब यहां भी अगर देखोगे तो एज सच फोर्स को अगर देखो तो फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस, बट यहां पर जो नेट टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो नाउ इन दिस केस नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि इट इज समथिंग लाइक दिस, कि एक फोर्स अगर इस साइड लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस साइड लग रहा है, राइट। तो एक अगर F1 उस तरफ है तो F2 इस तरफ। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, देखो एक इधर लग रहा है एक इस कोने में लग रहा है। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस विच इज A, दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस A है। सो दिस इज A/2, दिस इज A/2। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूं, सो टॉर्क क्या हो जाएगा, F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू A/2। इनकी वैल्यूज डालते हैं तो ये हो जाएगा आई बी बी साइन थीटा इंटू A/2 प्लस आई बी बी साइन थीटा इंटू A/2। तो ये आ जाएगा आई बी बी साइन थीटा इंटू A। अब देखो A इंटू बी क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट विल बी एरिया। तो इसे हम लिख सकते हैं आई कैपिटल A B साइन थीटा। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये निकल गया टॉर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम। तो यानी कि I इंटू ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m क्रॉस b, क्योंकि m क्रॉस b को ही हम डिफाइन करते हैं एज एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टॉर्क का इन जनरल एक्सप्रेशन कि भाई फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल थीटा बना रहा है लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई एक स्पेसिफिक एंगल बना रहा है, बट इन जनरल द स्टोरी इज दैट कि जो टॉर्क एक्ट करेगा उस करंट लूप पर दैट विल बी गिवन बाय m क्रॉस b, जहां पर m मैग्नेटिक मोमेंट है और b मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इससे काफी सारी चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे देखो क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज तो कि भाई अगर मैग्नेटिक मोमेंट और b पैरेलल हुए तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब m क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। अब थीटा 0 हो जाएगा तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मान लो अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये b के परपेंडिकुलर हो, सो इन दैट केस थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और साइन 90 1 होता है, तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mb। अब मान लो एक तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि जो लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको हम बार बार घुमाए जा रहे हैं, तो वैसे केस में जो m की वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए, मतलब n टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब हम टॉर्क निकालेंगे तो वहां पर भी हमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें टॉर्क के एक्सप्रेशन को देखते हुए पता चलती है। तो चलो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि एक सर्कुलर करंट लूप किस तरीके से एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर सकता है। ऐसे अगर आप देखो तो एक सर्कुलर करंट लूप मतलब एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बट देखो मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों जो है काफी कनेक्टेड चीजें हैं। इनफैक्ट अ सर्कुलर करंट लूप जो है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है एंड लेट अस सपोज कि मुझे किसी एक पॉइंट P पर जो कि डिस्टेंस x की दूरी पर है इस कॉइल के सेंटर से, उस पॉइंट P पर अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहां पर x क्या है, पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये बातें हम सभी को पता है। अब मान लो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जब x जो है वो कैपिटल R से बहुत बड़ा है, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ना ये इस सर्कुलर लूप से काफी दूर है। ठीक है, हम ऐसा ही कुछ एज्यूम करें कि भाई पॉइंट P यहाँ ना हो के मे बी यहाँ है या यहाँ है, मतलब काफी दूर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब r के मुकाबले x बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। मतलब इट इज लाइक कि मान लो आपके पास 10 रुपए है, अब 10 रुपए में अगर मैं 1 रुपया और ऐड कर देती हूं तो मतलब आपका 10 से 11 रुपया हो जाता है। तो ऐसे केस में दिस 1 रुपी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन मान लो कि आपके पास 10,000 रुपए है, उसमें अगर 1 रुपया आप जोड़ रहे हो सो दैट 1 रुपी इज लाइक वेरी मिनिमल। मतलब 10,000 1 रुपया है बोलो या 10,000 रुपए है बोलो, इट इज लाइक ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर कि r के मुकाबले x बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर में हम r को x के मुकाबले काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर, ओके। अब देखो यहां पर हम कैसे लूप की बात कर रहे हैं, चूंकि यहां पर हम एक सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं तो इस सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यानी कि यहां पर हम अगर एरिया के टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एरिया बाई पाई।
तो वही करेंगे, यहां पर हम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे विथ एरिया डिवाइडेड बाई पाई। लिख ही सकते हैं ऐसा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि I इंटू ए क्या होता है, करंट इंटू एरिया। इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यानी कि इसको मैं म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स क्यूब ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा और अगर मैं सजा के लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई। आप पूछोगे 4 पाई कहाँ से गया? अरे यार ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, सो वी कैन डू दैट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये मेरा एक्सप्रेशन निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आप सोचोगे कि मैंने इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था कि ये जो सर्कुलर करंट लूप है इसका मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेवियर है, तो इसीलिए मुझे मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में लिखना था। तो ये जो बी का एक्सप्रेशन निकला, ये कहाँ पे निकला? ये किसी भी एक ऐसे पॉइंट पी पर निकला जो इस सर्कुलर लूप के ये सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब देखो इसके अब हम सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए एक क्विक रिकैप करो इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा की थी, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल को होता क्या है, जैसे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मान लो यहां पर अगर प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब हम किसी एक एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो इसी डाइपोल के एक्सिस पर लाई करता हो, कोई भी एक ऐसा पॉइंट P, उसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते थे तो वो क्या होता था? वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये होता था। अब इस एक्सप्रेशन के साथ बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या फर्क है। E की जगह B है, बिल्कुल। P की जगह, P क्या था? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P की जगह यहां पर क्या है? M है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, और क्या है यहां पर जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई यहां भी था, 1/4 पाई यहां भी है। यहां पे 1 एप्सिलॉन नॉट था और यहां पर म्यू नॉट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस है ना, दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम फॉर्मेट, जस्ट दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। करेक्ट? तो इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन मेरा एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये एक्सप्रेशन किसका होना चाहिए? ये एक्सप्रेशन भी होना किसका चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल का होना चाहिए। दोनों एनालॉगस है, दोनों एक के जैसे ही है, एक सिमिलर फॉर्मेट के हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है एट एन एक्सियल पॉइंट, राइट? तो यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन मुझे ये बता रहा है कि एक सर्कुलर करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे डिस्कशन से मुझे पता क्या चला? बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग प्लेनर लूप है, एक सर्कुलर लूप अगर है, तो इट एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू A फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब लार्ज डिस्टेंस क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था, राइट, कि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो पॉइंट उस लूप से काफी दूर है, तो इसीलिए दिस इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल का एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन देखें तो हमें ये मिलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। दूसरी तरफ अगर मैग्नेटिक डाइपोल की हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसे मैग्नेट्स या चार्जेस ऐसे अलग से होते नहीं है कुछ, वहां पर होता है एक करंट कैरिंग लूप, जैसे हमने अभी अभी देखा एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था वहां पर, राइट? दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोनोपोल्स की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो मोनोपोल्स हैं, मोनोपोल्स मतलब जैसे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू मिल करके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है।
सो दैट प्लस क्यू एग्जिस्ट, मतलब दैट मोनोपोल एग्जिस्ट, एक प्लस क्यू चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक माइनस क्यू चार्ज एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इट इज लाइक वन लूप दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब उस लूप के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। हम कहते हैं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके साथ भी उसका एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। नाउ क्वाइट सरप्राइजिंग, आप सोच रहे होंगे कि यार एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल पिक्चर में कैसे आ रहा है। तो वेल बच्चों, फंडा ये है कि कोई भी चार्ज अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलने का मतलब यह है कि लेट अस सपोज वी टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e और ये इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट, जिसका चार्ज कितना है +Ze, एज्यूमिंग कि उस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स हैं। Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अब प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए न्यूक्लियस में +Ze है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो उस हेवी न्यूक्लियस के अबाउट मूव करते जा रहा है इस सर्कुलर मोशन में, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, flow of electron is current. तो वो इलेक्ट्रॉन is constituting a current and with this revolving electron is associated a magnetic moment. यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो कुछ यूं रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E, वो किसके अराउंड मूव कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है जिसका चार्ज है +Ze, एज्यूमिंग कि इसके अंदर Z क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। अब प्रोटॉन्स में क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर वाला जो चार्ज है दैट इज +Ze। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस हेवी न्यूक्लियस के अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, and that current I is given by charge per unit time, that is E/t। ठीक है, यहां पर ये T क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड जितना इलेक्ट्रॉन को लग रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में, दैट इज द टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड को हम कैसे निकाल सकते हैं, एक पूरा चक्कर लगाने में ये इलेक्ट्रॉन कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, जितना इस सर्कल, इसका पूरा सर्कमफेरेंस है, विच इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या होता है, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो लेट्स से v जो है दैट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, सो मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम लेट्स से म्यू से डिनोट करते हैं, सो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, दैट इज I इनटू A। ठीक है, सो करंट यहां पे देखो कितना है, E/t, करेक्ट। तो करंट की जगह लिख दिया E/t। एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे दैट इज πr²। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E/t के बदले में हम लिख सकते हैं 2πr/v। तो इसको लिख सकते हैं 2πr/v। सो v ऊपर आ गया इंटू πr²। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये r और ये r कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू EVr/2। दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला। अब अगर इसके हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का मूवमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो मेरा करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट जो है वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वही होता है ना हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो अब आप खुद अपना राइट हैंड रूल लगाओ। अब आप अगर अपने चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड करते हो तो आपका थंब किधर जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है। तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो, तो यानी कि ये हो गई इसकी डायरेक्शन की बात। अब देखो इसके बारे में हम फर्दर और क्या कह सकते हैं।
ये जो म्यू एल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई 2 एम ई को हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया? फॉर अ रीजन। अब देखो एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। एम वी आर क्या होता है? एम वी आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। याद है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब हमने पढ़ा था, क्वांटम नंबर्स पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि एम वी आर क्या होता है, ये एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। तो यानी कि इस पूरे चीज के बदले में हम एल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू एल is equal to E divided by 2 into mass of electron into capital L, which is the magnitude of orbital angular momentum। ये क्या हो गया? ये हो गया orbital angular momentum। ठीक है, अब अगर इसको हमें पूरा डायरेक्शन के साथ कंसिडर करके लिखना है, सो फाइनली हम लिख सकते हैं म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई 2me इंटू एल वेक्टर। सो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। तो ये हमें ये शो करता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू एल और एंगुलर मोमेंटम इज एल, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। अब यहीं पे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ना हो करके कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उस केस में क्या होता? उस केस में एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते, क्योंकि उस केस में हमें प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2m ऐसा आता रिलेशन, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ क्या अटैच्ड होता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अटैच्ड होता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ए 100 टर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। इसमें टर्न्स कितने हैं? इसमें 100 टर्न्स हैं। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल N। इट कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? ठीक है, तो कोई भी एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू 5। दैट मीन्स ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अब पूरा एक गोल सर्कुलर कॉइल है तो सेंटर पे 2 पाई बनाएगा 360 डिग्री। सो ये 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन यहां पर इस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, करेक्ट। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा? दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज डाल सकती हूँ। म्यू नॉट की जगह मैं डाल सकती हूँ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आई की वैल्यू दी हुई है 3.2, एन की वैल्यू दी हुई है 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस की वैल्यू दी हुई है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। सो दैट्स द आंसर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? I इंटू ए। लेकिन चूंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक टर्न वाला कॉइल नहीं है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 100। करंट की वैल्यू कितनी है? 3.2। और एरिया कितना है? सर्कुलर कॉइल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट्स ऑफ 20 टर्न्स। ठीक है, इसके अंदर एक कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे दिया हुआ है करंट की वैल्यू, मुझे दिया हुआ है कितने टर्न्स हैं दैट इज कैपिटल N, और मुझे क्या दिया हुआ है? इसका साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड दैट इज L, दैट इज गिवन। The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field। तो यहाँ पर क्या है? ये horizontal magnetic field दिया हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड इज 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल?
टॉर्क निकालना है। किसी भी कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b, जहां पर m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज I इंटू ए, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर I इंटू ए नहीं होगा क्योंकि ये जो कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो यानी कि ये n से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। n की वैल्यू है 20, I की वैल्यू है 12। a, व्हाट इज a? a इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस कॉइल। अब ये क्या है, ये एक स्क्वायर कॉइल है, तो स्क्वायर कॉइल के अगर हम एरिया की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, राइट। तो यहां भी वही होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो L है इसका स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, इसका स्क्वायर, इंटू B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.80 इंटू साइन थीटा। सो थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी 0.96 न्यूटन मीटर, एंड दैट्स आवर आंसर। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B। सो 2 लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर्स है हमारे पास। लेट्स से ये A है और ये B है, और ये दोनों क्या कैरी करते हैं, दे कैरी करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। तो लेट्स से इधर 8 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। Estimate the force on a 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर A। सो वायर A में अगर हम एक 10 सेंटीमीटर का सेक्शन ले लें तो इस 10 सेंटीमीटर के सेक्शन में कितना फोर्स होगा। सो फोर्स कैसे, हम फोर्स ऑन A ड्यू टू B विल बी गिवन बाय म्यू नॉट IA IB डिवाइडेड बाय 2 पाई D इंटू लेंथ, मतलब जिस लेंथ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज दिस लेंथ, 10 सेंटीमीटर वाला लेंथ। ठीक है, तो देखो इसमें से हमें सारी वैल्यूज पता है, बिल्कुल पता है। ये किसकी वैल्यू है, करंट इन A, ये किसकी वैल्यू है, करंट इन B, ये 4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, ये L की वैल्यू है, और दोनों वायर के 4 सेंटीमीटर जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज D, और जिस लेंथ पर हमें कैलकुलेट करना है दैट इज L। सो वी नो ऑल द वैल्यूज। सो म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, IA इंटू IB दैट इज 8 इंटू 5 इंटू L, L is 10 centimeter, that is 10 into 10 to the power -2 meters, divided by 2 into pi, that is 3.14 into D. D is given as 4 centimeter, which is 4 into 10 to the power -2. तो ये 10 to the power -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2s 4 हो जाएगा, 2 2s 4 हो जाएगा, 2 4s 8 हो जाएगा। सो बेसिकली सारे कैलकुलेशन के बाद इट कम्स आउट टू बी 20 into 10 to the power -6 न्यूटन, एंड दैट्स आवर आंसर। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हाउ डू वी मेजर करंट इन अ सर्किट? जैसे हम फिजिक्स में अक्सर ही बातें करते हैं कि भाई इस सर्किट में इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ये हो रहा है, इधर रेजिस्टेंस है तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बट हाउ एग्जैक्टली डू वी मेजर द करंट, या फिर हाउ एग्जैक्टली डू वी मेजर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर? So this is exactly where a moving coil galvanometer helps. Moving coil galvanometer को short form में कई बार हम MCG भी लिख देते हैं, but it is actually moving coil galvanometer. अब आप सोच रहे होगे कि वाओ यार, ये तो बड़ा ही जादुई सा डिवाइस है जो करंट भी मेजर कर पाएगा और वोल्टेज भी, काइंड ऑफ। तो चलो सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है। आई एम प्रीटी श्योर शायद आप में से बहुतों ने अपने स्कूल के लैब्स में, जब आप स्कूल जाते थे तो तब आपके अपने स्कूल के लैब्स में इस तरह की गैल्वेनोमीटर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर होता है एक नीडल कह लो, स्टिक कह लो या पॉइंटर कह लो। ठीक है, जैसे ही इस डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो जो पॉइंटर होता है ना, वो डिफ्लेक्ट करता है, वो काइंड ऑफ यू टर्न करता है, एंड इट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ करंट जो उसके थ्रू पास हो रहा है। अब सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि यार करंट के फ्लो करने से ये पॉइंटर मूव करता क्यों है? करंट के फ्लो करने के साथ इस पॉइंटर के मूव करने का लिंक ही क्या है? क्या लिंक हो सकता है? तो
तो इस लिंक को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वेल बच्चों, तो इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। पढ़ा था हमने इसके बारे में, राइट। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है कि हम एक करंट कैरिंग कॉइल ले लेते हैं। करंट कैरिंग कॉइल इन द सेंस हम एक कॉइल ले लेते हैं। जैसे ही आप करंट पास करते हो, सो यू बेसिकली हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये क्या होगा, इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये रोटेट करेगा। एंड इमेजिन इट दिस वे कि इसी के साथ आपने एक पॉइंटर या निडल टाइप का कुछ लगा दिया है, तो जैसे ये रोटेट करेगा तो वो जो निडल है वो भी डिफ्लेक्ट करेगा, वो भी यूं टर्न करेगा। एंड दैट इज हाउ वी सी द रीडिंग ऑन द गैल्वेनोमीटर। तो मतलब ऊपर ऊपर से ये कहानी है, बट अंदर की कहानी क्या है वो अभी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर से ना हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब हमारे कुछ डिज़ायर्ड फीचर्स हैं इस गैल्वेनोमीटर से। जैसे कि हम चाहते हैं कि ठीक है, अगर हम इस डिवाइस से करंट पास करें तो ये जो हमारा पॉइंटर है वो यूं टर्न करे, ठीक है, और हमें बताए कि कितना करंट पास किया। अब अगर हम ज़्यादा करंट पास करें तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करे, अगर हम कम करंट पास करें तो ये कम टर्न करे, राइट। तो मतलब हम चाहते हैं कि इसकी जो टर्निंग है ना, वो हम इस पर कितना करंट पास कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल हो। ज़्यादा करंट तो ज़्यादा टर्न, कम करंट तो कम टर्न। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है। हमारी दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार इसमें से जब हमने करंट पास किया तब ये टर्न करे, बट अगर मैंने करंट पास करना बंद कर दिया तो ये वापस अपने ज़ीरो वाले पोजीशन पर आ जाए और वहीं पे बैठा रहे, चुपचाप स्टेशनरी रहे। फिर मैं करंट पास करूँ तो फिर ये टर्न कर जाए, जैसे ही करंट पास करना बंद कर दूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, राइट। तो ये हमारे कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी इस डिवाइस से। अब इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हमें इस डिवाइस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है वो क्या होती है, एक कॉइल विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका कॉइल फ्री टू रोटेट ही नहीं है तो उस पर टॉर्क लगने का फायदा क्या है। टॉर्क जब उस पर लगेगा, जब उस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड पे डालोगे, उस कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क, बट टॉर्क लगने पे वो रोटेट कर पाए तब तो फायदा है ना। तो इसीलिए हम ऐसा कॉइल लेते हैं विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लेते हैं वो है कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग का काम क्या होता है, स्प्रिंग का काम क्या होता है, नोटिस किया होगा, स्प्रिंग को ऐसे खींच दो, छोड़ दो, वो खुद वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। और स्प्रिंग की उसी प्रॉपर्टी के लिए हम यहां पर कॉइल स्प्रिंग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना, हमारी एक डिजायर्ड फीचर ये भी थी कि भाई जब करंट पास करे तब तो पॉइंटर टर्न करे, लेकिन जैसे ही करंट पास करना बंद कर दे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो इसको वापस अपनी जगह पे कौन लेके आएगा, कोई स्प्रिंग टाइप की चीज होगी तो वो ले आएगा वापस। एंड दैट इज वेयर द कॉइल स्प्रिंग इज यूजफुल, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम इस पे करंट पास करेंगे तब क्या होगा, तब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अभी मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वजह से ये रोटेट करेगा, तो ये पॉइंटर मूव करेगा, टर्न करेगा। लेकिन जैसे ही हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो स्प्रिंग हमने लगाया है ना वो काउंटर टॉर्क देगा और उसकी वजह से ये इसको वापस खींच के अपनी जगह ले आएगा। अब बारी है तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज हम यहां पर क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे कि मैम मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लेंगे तो ये करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस कैसे करेगा। सो ऑब्वियसली वी नीड मैग्नेटिक फील्ड, बट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों, हम नॉर्मल लीनियर मैग्नेटिक फील्ड भी तो ले सकते हैं, रेडियल ही क्यों चाहिए। नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समझने से पहले अभी 2 मिनट के लिए लेट अस एज्यूम कि ठीक है तुम्हारी बात सही है, हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, हम लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं अभी 2 मिनट के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा,
जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास करेंगे तो मेरा जो करंट कैरिंग कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो वो रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा तो मेरा पॉइंटर भी टर्न करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं करंट उससे पास नहीं कराऊंगी, अब क्या हो रहा है, मेरा जो कॉइल स्प्रिंग है वो भी अपने अंदर टॉर्क को स्टोर करके रख रहा है। सो दैट काउंटर टॉर्क जो है ये क्या करेगा, इसको वापस इसकी जगह पे ले आएगा। तो बोलने का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, काउंटर टॉर्क। करेक्ट। तो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b, दैट इज mb साइन थीटा, राइट। और इस mb साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, काउंटर टॉर्क। काउंटर टॉर्क क्या होता है, काउंटर टॉर्क मतलब ये जो आपका रोटेट हो रहा है, ये जो आपका पॉइंटर टर्न हो रहा है, यहाँ पे था पॉइंटर, अब यहाँ चला गया, कितने एंगल से टर्न हुआ, लेट्स कॉल दैट एंगल एज फाई। सो काउंटर टॉर्क इज लाइक सी फाई, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। तो ये जो सी फाई है ये किसको बैलेंस कर रहा है, एम बी साइन थीटा को। ठीक है, अब m क्या होता है, m इज मैग्नेटिक मोमेंट विच इज I इंटू ए। अब यहाँ पे चूंकि कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो हम इसे NIA लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे इक्वेशन को, हमारा डिजायर्ड फीचर एक और ये था कि डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि मेरा पॉइंटर उतना ही टर्न करना चाहिए जितना हमने करंट पास करवाया है, यानी कि जो फाई है, फाई बताता है ना कि भैया ये कितना टर्न कर रहा है, सो फाई शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब फाई को आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के लिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है फाई आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वरना उधर से थीटा भी चेंज होते जा रहा है तो ये कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, राइट। तो हमारे इस डिजायर्ड फीचर को पाने के लिए हमें साइन थीटा को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब दिक्कत आ गई, अब दिक्कत यह आ गई कि यार हमने तो ऐसे लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लिया है, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर टाइम पर ऐसा ही है। अब क्या होगा, जब कॉइल मेरा रोटेट कर रहा है तो थीटा की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलवेज ऐसे है। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मुझे साइन थीटा को कांस्टेंट रखना है तो मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ क्या है, दैट जुगाड़ इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोले तो हमने क्या किया, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल पीसेस है ना, जो पहले ऐसे स्ट्रेट थे जिसके वजह से लीनियर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, अब उनको हमने ऐसे कॉनकेव बना दिया। जैसे ही कॉनकेव बना दिया तो देखो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ गए, रेडियल। अब आप सोचोगे कि अच्छा इसको रेडियल कर दिया तो क्या इसको रेडियल कर देने से साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है, एक्चुअली यस। इसको जैसे ही हम रेडियल कर दे रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है। कैसे, अभी देखेंगे हम। बच्चों चौथी चीज जो हम इसके अंदर डालेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अब आप पूछोगे कि अब इसके बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डाल दिया। यार आयरन की ना ये प्रॉपर्टी होती है कि इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इसके आसपास अगर इसको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड दिखता है ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड को काइंड ऑफ अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, राइट। मतलब ये खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, राइट। तो इट इज़ लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड को ना सक कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अपने अंदर घुसा लेता है। सो एज अ रिजल्ट जब आप ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हो तो वहाँ पर उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, सो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमने अभी बताया था कॉनकेव पोल पीसेस और सॉफ्ट आयरन कोर, ये दोनों मिला करके इंश्योर करते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रेडियल। क्योंकि बच्चों याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, हालांकि हमने कॉनकेव पोल पीसेस लिए हैं बट जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूं आके एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, जैसे देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो ऐसी होती हैं, लेकिन चूंकि सॉफ्ट आयरन कोर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये भी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को काइंड ऑफ थोड़ा सक इन करता है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं,
राइट। सो ओवरऑल ये सॉफ्ट आयरन कोर और कॉनकेव पोल पीसेस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दे इंश्योर कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, क्लियर है। अब वापस आते हैं उसी सवाल पे कि अगर हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर लिया तो क्या उससे ये इंश्योर होता है कि अब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। कैसे? देखो कितना मजेदार है। अब देखो होगा क्या कि लेट अस सपोज ये मेरा करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल यहां पर है तो अब मैंने पोल पीसेस को कॉनकेव बना दिया है, लेकिन यार इस करंट कैरिंग कॉइल को जो है ना सिर्फ ये वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है। उसको मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है। उसको सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से आ रही है उससे मतलब है। ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर को देखो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो मेरा पॉइंटर का डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर ये रोटेट कर जाएगा तब भी जाके इसको कौन से वाले मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है? जो यहां पर है, राइट। तो इसके साथ अभी भी मेरे पॉइंटर का डायरेक्शन कितना है? 90 डिग्री। और रोटेट करा दो, अभी भी ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ मेरा पॉइंटर का डायरेक्शन कितना है, बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो मतलब हमेशा जो साइन थीटा की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज 1, क्योंकि थीटा इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री। और ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना दिया। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और आपको ये तो समझ में आ ही गया कि ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हम करंट पास करते हैं तो वो जो करंट कैरिंग कॉइल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क लगता है तो वो रोटेट करता है, वो रोटेट करता है तो वो जो पॉइंटर है वो भी टर्न करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने जो भी सीखा उससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर टॉर्क कितना होता है? टॉर्क हमेशा की तरह क्या होता है? M क्रॉस B, दैट इज MB साइन थीटा, राइट। यहाँ पर जो कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M को हम क्या लिख सकते हैं? N इंटू I इंटू A, करंट इंटू एरिया इंटू B साइन थीटा। ठीक है, सो दैट इज टॉर्क। अभी अभी मैंने क्या बोला कि हमने जो ये अरेंजमेंट किया, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट से हमने ये इंश्योर किया कि भाई थीटा जो है वो हमेशा 90 डिग्री है। चूंकि थीटा हमेशा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 है, तो यानी कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू NIAB। ठीक है, लेट मी राइट दिस N एज कैपिटल N बिकॉज यहाँ पर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से ये मूव कर रहा है, और इस टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है? काउंटर टॉर्क। जैसे मैंने बताया ये स्प्रिंग जो रहता है ये क्या होता है? जैसे जैसे इसको घुमाते जाते हो वो स्प्रिंग अंदर कॉइल होता जाता है, तो जैसे ही छोड़ दोगे तो उस काउंटर टॉर्क की वजह से ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सो दैट काउंटर टॉर्क इज गिवन बाय K इंटू फाई, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो व्हाट इज दिस K इंटू फाई? K इंटू फाई इज नथिंग बट काउंटर टॉर्क। एंड इनफैक्ट ये जो फाई है ना, ये फाई एक्चुअली बताता है कि आपका जो ये पॉइंटर है ना ये डिफ्लेक्ट कितना कर रहा है। मतलब पॉइंटर अगर लेट से 0 पे था, 0 से वो जितना डिफ्लेक्ट किया दैट एंगल इज लाइक इनिशियली लेट से पॉइंटर वाज एट 0, तो 0 से ये जितना गया सो दैट एंगल इज फाई। तो यहां से हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू NIAB डिवाइडेड बाय K। तो इसे हम लिख सकते हैं NAB बाई K इंटू I, करेक्ट। तो इसे अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को तो हम क्या देख रहे हैं कि फाई यानी कि डिफ्लेक्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा डिवाइस के थ्रू तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कम करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो ये फाई जो है ये हमें क्या बताता है? फाई बताता है कि पॉइंटर जो है वो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो डिफ्लेक्शन शोन बाय पॉइंटर ये बताता है मुझे फाई, और आई तो ऑब्वियसली करंट, जितना करंट उसमें जा रहा है। वो कहते हैं ना कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चीज एक ही होती है बट उसके फायदे अनेक होते हैं। तो ये अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कुछ इसी तरह का है। इसे हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे एक डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, हम इसे एक एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, और हम इसे एक वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं।
तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर का पहला यूसेज एज अ डिटेक्टर। क्या डिटेक्ट करता है ये? तो ये डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये कैसे डिटेक्ट करता है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट याद है? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था हमने, जिसमें जो वो ब्रिज वाली लाइन होती थी उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता था, राइट? तो वो गैल्वेनोमीटर क्या करता था? नॉर्मली तो ना वो अपने वो एकदम न्यूट्रल वाले पोजीशन में वो पॉइंटर बैठा रहता था, बिल्कुल हिलता भी नहीं था, अपनी जगह पे रहता था। जैसे ही उस आर्म से करंट फ्लो करता था तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाता था, राइट? तो डिफ्लेक्शन उसका हमें ये बताता था कि यार इसमें से इस आर्म के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता था तो इसका डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। मतलब लेट्स से कि इफ दिस इज जीरो, दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन, तो अगर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज अ डिटेक्टर। तो बच्चों अब देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह यूज़ कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम गैल्वेनोमीटर तो एनीवेज करंट ही मेजर करता है, एमीटर भी करंट ही मेजर करता है, तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो बच्चों गैल्वेनोमीटर जो है ना ये बहुत स्मॉल करंट्स मेजर करता है, जैसे माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में ये करंट्स मेजर करता है, राइट? माइक्रो एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर इज लाइक 10⁻⁻⁶ एम्पियर। दूसरी तरफ जब हम एमीटर की बात करते हैं तो वो काफ़ी लार्जर करंट्स मेजर करता है, मतलब अप टू फ्यू एम्पियर्स, मतलब 10 एम्पियर तक के करंट भी एमीटर मेजर कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है ना मेजरमेंट का, जैसे अभी वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर तक ही मेजर कर पाता है, लेट्स से 10 माइक्रो एम्पियर तक मेजर कर पा रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वर्क मिल गया है जिसमें आपको एक सर्किट बनाना है और आपको 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना है, तो आपको एमीटर की ज़रूरत है। लेकिन यार अब एक अलग से घर पे एक गैल्वेनोमीटर है तो मुझे अलग से एमीटर नहीं चाहिए, तो हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं कि वो जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर की तरह काम करने लगे? ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, बहुत लॉजिकली सोचो, मतलब डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन, एकदम लॉजिकली सोचो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो मुझे रीडिंग दे, अगर मैं उससे 10 एम्पियर का करंट दूँ उस सर्किट में, मैं चाहती हूँ कि मेरा गैल्वेनोमीटर मुझे रीडिंग दे, बट मेरा गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर तक ही दे सकता है। अगर उसके अंदर 10 एम्पियर डाल दिया तो फुर्र उड़ जाएगा वो, है ना? तो क्या कर सकते हैं? क्या हम उस सर्किट में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे मैं उस सर्किट में 10 एम्पियर करंट दे रही हूँ बट उस गैल्वेनोमीटर के अंदर सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर जा रहा है, बाकी का जो करंट है वो कहीं और चला जा रहा है उसी सर्किट के अंदर, ठीक है? तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग क्या दे देगा? 10, राइट? तो उसने जैसे ही 10 माइक्रो एम्पियर रीडिंग दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि इसका मतलब मैंने इस सर्किट में 10 एम्पियर डाला था। बात को समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, वो जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में जो माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ था ना उसको मिटा के एम्पियर कर दूंगी, ठीक है? और मैं उस सर्किट में 10 एम्पियर करंट दूंगी, बट एक्चुअली में मैं अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दूंगी कि मेरा गैल्वेनोमीटर उड़ेगा नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर ही जाएगा, इसीलिए वो 10 के कांटे पे ही पॉइंट करेगा। बट मुझे पता होगा फ्रॉम माई कैलकुलेशन कि ये अगर 10 दिखा रहा है तो इट इज टेलिंग 10 एम्पियर्स, क्योंकि मैंने सर्किट में 10 एम्पियर डाला है। ठीक उसी तरह अगर मैं 5 एम्पियर डालूंगी तो ये मुझे 5 पे दिखाएगा, बट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के अंदर सिर्फ 5 माइक्रो एम्पियर ही जा रहा है, राइट? लॉजिक समझ रहे हो क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम ये क्या मॉडिफिकेशन करें, व्हाट इज दिस मॉडिफिकेशन दैट वी कैन डू इन दिस केस? तो एक रास्ता हमारे पास ये है कि ये जो बाकी का करंट है ना, जैसे हमने 10 एम्पियर करंट दिया बट मुझे गैल्वेनोमीटर के अंदर सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर भेजना है, तो यानी कि उसके अलावा जो बाकी इतना सारा करंट है उसके लिए मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया और बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस की वैल्यू ली, मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करेगा उसके थ्रू, राइट? तो अब क्या होगा, अब मैंने 10 एम्पियर करंट दिया, 10 एम्पियर करंट में से जो 10
जो 10 माइक्रो एम्पियर करंट था वो तो गैल्वेनोमीटर में चला गया और बाकी का पूरा करंट जो है वो इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर गया। ठीक है, तो इस केस में मेरे गैल्वेनोमीटर को इंटरनली क्या पता, उसको पता है कि मेरे पास 10 माइक्रो एम्पियर आया, तो वो 10 वाले कांटे की तरफ पॉइंट करेगा। बट मैंने माइक्रो एम्पियर को मिटा के एम्पियर कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि सर्किट में तो 10 एम्पियर डाला है। समझ रहे हो? तो यानी कि अब मुझे किस चीज को हैंडल करना है? अब मुझे ये हैंडल करना है कि भैया मैं ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाया था उसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। सो दैट इज द टर्म दैट इज यूज्ड। तो अब मेरा जो चैलेंज है वो ये है कि मैं शंट रेजिस्टेंस की एक ऐसी वैल्यू डालूं, एक ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं डालूं वहां पर पैरेलल में, ताकि मेरा 10 माइनस 0.1 मतलब कि 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर का वो पूरा करंट उसके थ्रू फ्लो कर जाए। बात समझ में आई? मतलब यहां पर इस पूरे पिक्चर में सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब कुछ उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब तुम शंट रेजिस्टेंस की एक ऐसी वैल्यू लो ताकि जो गैल्वेनोमीटर जितना करंट दिखा सकता है सिर्फ उतना ही करंट गैल्वेनोमीटर में जाए, बाकी का पूरा करंट जो है वो उस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाए। ठीक है, तो अब मेरे लिए नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं डिटरमाइन कैसे करूं। राइट, आई थिंक यू आर गेटिंग द लॉजिक, राइट, कि हम कैसे इसको एमीटर की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अब हम ये समझते हैं कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे कि मेरा गैल्वेनोमीटर 10 माइक्रो एम्पियर तक रीड कर सकता है, बट मैं इससे रीड करवाना चाहती हूँ 10 एम्पियर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से ये अगर मेरा गैल्वेनोमीटर है तो मुझे क्या करना होगा, इसे एमीटर की तरह काम कराने के लिए मुझे एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा इन पैरेलल टू दिस गैल्वेनोमीटर। तो अभी टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट कि यार ये RS की वैल्यू होनी क्या चाहिए। तो ये हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सपोज कि यहां से हमने कुछ करंट भेजा, लेट से कोई भी एक करंट भेजा I। ठीक है, तो इधर से चला गया मेरा I1 करंट और बाकी का जो करंट है लेट्स से दैट इज I2, वो करंट इधर से चला गया। ओके, ये बात हम सबको समझ में आती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, बिकॉज द सेटअप इज इन पैरेलल, राइट। तो अब सबसे पहले देखो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू IR। उसी तरीके से अब देखो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू RS। तो यानी कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय I1 इंटू RG डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे पता है कि भाई मुझे गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट भेजना है, इफ वी नो दैट, और अगर मुझे पता है कि भाई मुझे फाइनली कितने करंट का मेजरमेंट चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये एमीटर है इट शुड मेजर, लेट्स से मेरी डिजायर ये है कि जो ये एमीटर है ना इट शुड मेजर अप टू 10 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि यहां से मेरा जो करंट आ रहा है ना दैट इज 10 एम्पियर, बट मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशन है। लेट्स से कि इट कैन मेजर ओनली अप टू 10 माइक्रो एम्पियर, तो इसके अंदर 10 माइक्रो एम्पियर ही जा सकता है। तो इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू, बाकी पूरा का पूरा करंट I2 से जाना है, यानी कि 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, ये I2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली देखो, जब कभी भी हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह काम कराना चाहेंगे तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू पता होगी, राइट। सो व्हाट डू वी नोटिस कि मुझे I1 की वैल्यू पता है, मुझे I2 की वैल्यू पता है, और मुझे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी पता है। सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, और उतने वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस को हम इस सर्किट में पैरेलल में लगा देंगे। तो इसीलिए अगर मैं इस ओवरऑल सर्किट की बात करूं, तो ओवरऑल अगर हम इस सर्किट की बात करें तो ओवरऑल इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
वो कितना है, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ आर जी एंड आर एस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओवरऑल सर्किट में आर जी और आर एस जो है शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर जी क्या, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर जी इंटू आर एस डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस। तो ये हो जाएगा ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो अब हम देखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर का तीसरा यूसेज, दैट इज गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अब इसको सुनते ही ना थोड़ा अटपटा सा लगता है कि यार गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है। नाउ इट साउंड्स लिटिल वियर्ड कि जो डिवाइस करंट मेजर करता है वो वोल्टेज कैसे मेजर कर सकेगा। ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर कर रहा है, लेकिन अगर आपको उस डिवाइस का रेजिस्टेंस भी पता है, तो क्या आप वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि जो डिवाइस करंट मेजर कर रहा है उससे आप थोड़े मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशंस के बाद उससे आप वोल्टेज भी मेजर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब इस गैल्वेनोमीटर की ही बात कर लो। जैसे हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है ये 10 माइक्रो एम्पियर्स तक का करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ये करंट मेजर कर रहा है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक, गैल्वेनोमीटर का लेट से रेजिस्टेंस है आर जी। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर का इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर इंटू आर जी। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान है कि यार ये गैल्वेनोमीटर जो है ना एक मस्त वाले वोल्ट मीटर की तरह काम करे जो अप टू 10 वोल्ट्स मेजर कर सके। अब यहाँ थोड़ा पंगा आ गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर चूंकि इक्विप्ड है 10 माइक्रो एम्पियर्स तक मेजर करने के लिए, तो 10 माइक्रो एम्पियर्स बोले तो 10 माइक्रो एम्पियर्स के साथ अगर जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको अगर हम 100 ओम्स भी मान लेते हैं, सो इवन देन दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 1 मिली वोल्ट, राइट। तो कुछ मिली वोल्ट तक ही वो मेजर कर पाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 वोल्ट्स तक। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब मुझे बहुत सारा वोल्टेज मेजर करना है, राइट। लेकिन जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो उससे काफ़ी कम वोल्टेज ड्रॉप को ही हैंडल कर पाएगा। मतलब उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होगा। तो हम क्या करें, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने सोचा ठीक है यहाँ पर भी हम एक कुछ ऑल्टरनेट ऐसा पाथ बना देते हैं जहाँ पर बाकी का पूरा वोल्टेज का ड्रॉप हो जाए। मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अभी भी उतना ही कुछ मिली वोल्ट का ही वोल्टेज ड्रॉप हो, लेकिन बाकी का जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो किसी और रेजिस्टर के अबाउट हो जाए। अब वोल्टेज ड्रॉप तो रेजिस्टर के अक्रॉस ही होता है, राइट। अब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो रेजिस्टर भी बड़ा होना चाहिए। छोटा रेजिस्टर रहेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी छोटा होगा, बड़ा रेजिस्टर रहेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, राइट। तो यानी कि ये जो 10 वोल्ट मैं मेजर करना चाह रही हूँ, इस 10 वोल्ट में से जो मिली वोल्ट्स है उतना मिली वोल्ट मेरा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। बाकी का पूरा जो वोल्ट है विच इज़ मोर देन 9 वोल्ट्स, वो वाला वोल्टेज ड्रॉप एक लार्ज रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है कि ये लार्ज रेजिस्टर को हम कहाँ प्लेस करें, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में या पैरेलल में। सोचो, आंसर कर सकते हो, आई थिंक कर सकोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर मैंने इस रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दिया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप है उस रेजिस्टर के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो, राइट। तो ये प्लान चलेगा नहीं। लेकिन अगर इस रेजिस्टर को मैं सीरीज में लगाती हूँ तब मेरा प्लान काम कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं सीरीज में लगाती हूँ तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो करेगा उतना ही करंट उस रेजिस्टर के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। लेकिन चूंकि वो रेजिस्टर काफ़ी लार्ज रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। तो इट विल बी लाइक कि 10 वोल्ट भेजा सर्किट में, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के अंदर कम वोल्टेज ड्रॉप हुआ, लेकिन बाकी पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप उस लार्ज रेजिस्टर के अक्रॉस हो गया, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमने गैल्वेनोमीटर का जो कैलिब्रेशन है उसको वोल्ट्स में कर दिया, क्योंकि हमें तो इंटरनल कैलकुलेशन पता है ना भाई,
राइट तो हमारी इंटरनल कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करेगी? उस लार्ज रेजिस्टर के आर की वैल्यू पर, कि उस लार्ज रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप अपनी तरफ ले ले, सिर्फ उतना ही वोल्टेज ड्रॉप जो है गैल्वेनोमीटर के लिए छोड़े जो गैल्वेनोमीटर हैंडल कर सके। तो जो हैंडल वो कर सकेगा वो उसके हिसाब से रीडिंग दिखा देगा, और वो जो रीडिंग दिखा देगा हमें अपने कैलकुलेशन से पता होगा कि हाउ मच दैट एक्चुअली मीन्स, हाउ मच वोल्ट दैट एक्चुअली मीन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, राइट? क्योंकि जो कैलिब्रेशन हम करेंगे उस गैल्वेनोमीटर के ऊपर वो तो हम ओम्स लॉ को दिमाग में रख के ही करेंगे कि भैया इतना वोल्ट इतना वोल्ट इतना वोल्ट दिखाना है तुम्हें। समझ आ गई बात? ओके। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कि ये जो लार्ज रेजिस्टर है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। द आंसर इज स्ट्रेट एंड सिंपल, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट है दैट इज इक्वल टू इस लार्ज रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, एंड करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है डिवाइडेड बाई RG यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टर। तो इस वाले इक्वेशन में आप देखो सिर्फ ये अननोन रेजिस्टर हमें पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता होंगी, राइट? कि अगर भैया 10 वोल्ट तक मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर मेरा इतना ही मिली वोल्ट 1 मिली वोल्ट ही मेजर कर पा रहा है, तो ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, राइट? तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे डालेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हमें पता है, राइट? तो यहाँ से हमें R यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस अननोन रेजिस्टेंस को लगाएंगे सर्किट में और हमारा गैल्वेनोमीटर जो है मस्त वाला वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो बच्चों इस पूरे डिस्कशन को अगर समराइज करना हो तो हम कह सकते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह बिहेव कराने के लिए हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच करते हैं इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, और उसी गैल्वेनोमीटर को अगर एक वोल्ट मीटर की तरह काम कराना है तो हम एक लार्ज रेजिस्टर को अटैच करते हैं विद द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। तो बच्चा पार्ट ए, इसी के साथ हम आ चुके हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 2 के वीडियो के एंड तक, और इसी के साथ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये पूरा लेसन हो चुका है क्रिस्टल क्लियर, हो चुका है खत्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो कॉमेंट्स पे जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। थोड़े न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना मीनवाइल, और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।